नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं करण वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे। वैसे भी नमस्कार। करण वर्मा जी को मैं लाता हूँ चैनल पे मेल्टडाउन स्पेशलिस्ट के रूप में। आज बहुत सारे मेल्टडाउन्स हैं, बहुत सारे। जी, जी, जी। बिल्कुल, इंटरनेशनल बिल्कुल। भी हैं और नेशनल तो खैर होते ही हैं। हुँ। सर हमारे एक ट्रम्प अंकल कॉमन का चीज़ है। मेल्टडाउन ट्रम्प अंकल का जी, जी, जी। मेल्टडाउन चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। वो तो चल ही रहा है। वो तो हाँ। सभी के ऊपर जो है वो नाराज़ हुए जा रहे हैं अभी, मोदी जी बचे हुए हैं पता नहीं क्यों। हुँ, और फिर नेशनल मेल्टडाउन में तो हमारे राहुल गांधी जी तो परमानेंट मेल्टडाउन में रहते हैं, ममता दीदी मेल्टडाउन में और हुँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग-अलग रीज़न से मेल्टडाउन पे। जी, जी। कोई साहिबा मीता साहिबा बाली मैडम मेल्टडाउन में हैं, तो हाँ, कोई हाँ, हाँ। कोई आपके बिल्कुल। दिया मिर्ज़ा मेल्टडाउन में। हाँ। नहीं, एक सर शब्द कॉमन है आज। और एक धुरंधर एक वाला शब्द तो हम इतनी बार चल डिस्कस ही कर रहा चुके है। हैं, लेकिन वो हाँ, कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग है। हाँ। नहीं, एक मेल्टडाउन सर जो आज जो लोकल मेल्टडाउन्स की हम बात कर रहे हैं, आप तो ट्रम्प की बात कर रहे हैं, 1 मिनट हटा करके तो वो है वोक दीदीज का मेल्टडाउन। और दीदी वर्ड कॉमन है, उसमें ममता बनर्जी भी आ जाती है। तो ये जितनी वोक दीदीज हैं, इनका बड़ा जबरदस्त मेल्टडाउन चल रहा है। बहुत इसमें ज़बरदस्त एक मेल्टडाउन चल रहा है, ये तो बात सही है। इसमें शार्क टैंक की जो है नमिता बानो, अब उनका नाम नमिता बानो पड़ चुका है। उन्होंने जब से नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स बताने स्टार्ट किए हैं, तब से अलग-अलग नाम आ रहे हैं उनके। और कोई कह रहा नमाज के है हेल्थ बेनिफिट के हाँ, साथ में एक 2 मौलानाओं का वार्तालाप चल रहा है हाँ, कि हाँ। वह हेल्थ नहीं बेनिफिट कैसे एक्रू होंगे, क्योंकि देखिए महिलाओं को तो वैसे भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। जी, जी, जी। हुँ, उसने कहा तो क्या पर आपने सुना? उसने किस कहा नमाज़ जो सब साथ में पढ़ते हैं, कम्युनिटी हुँ, फीलिंग होती है, हुँ। उससे और अच्छा लगता है। वही तो मैंने उसको यही रिस्पॉन्ड किया था। मैंने कहा तेरे को कौन साथ में पढ़ने देता है भई? तो तुमको कौन-सी कम्युनिटी फीलिंग आ रही है? मस्जिद में हुँ, तो नमाज जो है वो केवल पुरुष पढ़ सकते हैं। और पुरुषों को भी कैसे पढ़ना है वो 2 मौलाना डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भई जो है आपका जो नमाज़ हुँ, की जो हेल्थ बेनिफिट है वो तभी मिलेगी हुँ। जब आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो वो वीडियो देखा। वो वो आपकी टाँगों के बीच में ना आए और वो ज़मीन को छुएँ। तो अब मेरी समझ में आया इसके बाद कि महिलाओं को नमाज़ पढ़ने की अनुमति मस्जिद में क्यों नहीं है। ओह! ये आपने बढ़िया इन्फेरेंस ड्रॉ किया। मैं तो देख के आगे बढ़ गया था उसको हँस के, आपने इस पे पूरी लॉजिकल अध्ययन कर दिया आपने तो इस पे, मंथन है पूरा आपका। हाँ, नहीं बहुत सही। तो वैसे ये ये आप बताइए तो ऑब्वियस है नहीं उनका हेल्थ बेनिफिट तो तभी मिलेगी। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल मिलेगी। वज्र आसन से भी जोड़ दिया इन्होंने कि इसमें वज्र आसन भी होता है, सारे आसन भी बताए और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मतलब पूरा इन्होंने रिसर्च करी हुई है। हुँ। कॉर्टिसोल का क्या होता है, इस हार्मोन का क्या होता है, वो पूरा इसने बताया। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इनको कैसे पता चला? इनको तो अलाउड ही नहीं है हेल्थ बेनिफिट्स। हाँ। हेल्थ बेनिफिट के लिए टेस्टिकल्स आर नेसेसरी। अब वोक सोच है सर, अज़्यूम कर लेंगे है। वो तो वोक में तो यू कैन अज़्यूम ना कि आई एम वो तो एन वही अफ्रीकन। इसी को लेके तो आप देखिए ना पूरा हमारा हुँ, जो सारा का सारा जो वोक इकोसिस्टम है, वो इसी पे नाराज़ है। आप जो है वो हुँ। जेंडर डेफिनिशन लॉज़ आपने चेंज कर दिए, जी, कितना जी, जी। गलत है। अब आप उनको अपने हक आप को सेल्फ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने आपको टोका, उसके बाद भी आपने चेंज कर दिया। यू पुश थ्रू हुँ, हुँ। सच अ टेरिबल अमेंडमेंट where people are not able to self-identify themselves as men or women. अब अक्षय का क्या होगा? अक्षय के बूब्स का क्या होगा? हाँ। नहीं इस पे देखिए आप जब वो वोकिज़्म की बात करते हैं वो ना जो आपके इंडिया गेट पे हुआ था ना वो हिडमा हाँ, वाला। हाँ। गए थे तो हिडमा अमर रहे करने, गए थे पॉल्यूशन की बात करने और वहाँ पे भई अक्षय अपने ही लफड़े में फँस गए वहाँ अ, पर। अब अक्षय अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा। ये तो हुँ, और भी बुरा हुआ।
और इसके अलावा जी साहब मेल्ट डाउन अभी और भी आने वाला है। आपने राहुल गांधी जी को सुना ही होगा, वो वैसे भी मेल्ट डाउन पे हैं, कह रहे हैं कि साहब की इतनी कमजोर सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है, युद्ध तक नहीं कर पा रही है, पाकिस्तान जो है वो फ्रंट सीट पे बैठा है और हम पीछे बैठे हुए हैं। कितनी गलत बात है। अगर मैं होता तो मैं ट्रंप को गले से पकड़ देता शायद, यही इन्फ्रेंस निकलता है। तो नहीं वो नहीं, पूरी फ्रंट सीट पे तो बैठी है सर, पाकिस्तान फ्रंट सीट पे तो बैठी है टाइटैनिक के। टाइटैनिक के फ्रंट सीट पे अगर बैठी है तो बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह भाई। आइसबर्ग कहीं है सामने, ठोको, ठोकते हुए आइसबर्ग को निकलो, कौन मना कर रहा है भाई? मैं तो मना नहीं कर रहा, राहुल गांधी इज राइट। आइसबर्ग सामने है और पाकिस्तान टाइटैनिक पे है, तो क्या बुराई है सर इसमें, है ना? ये तो फिर अब वेलकम चीज है। उसके अलावा 2 बिल और आप जो है वो रैम थ्रू करने वाले हैं। एक आप FCRA बिल रैम थ्रू करने वाले हैं, उसको जी। लेके साहब पूरा क्रिश्चियन इकोसिस्टम, पूरा कन्वर्शन इकोसिस्टम वो हाँ विरोध में है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल। फैसिस्ट हो गए हैं, आप डिक्टेटर हो गए हैं, आप हिटलर हो गए हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, एक मेल्टडाउन और है सर, जो हम्म, मौलवी हैं आज उत्तराखंड में, वो या अल्लाह करके छाती पीट रहे हैं। आज कई मदरसाओं पे ताला लगा दिया गया है। हाँ उत्तराखंड हाँ में जो मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है 1 जुलाई से, तो जितने अवैध मदरसा हैं, और आज रिकॉर्ड क्रैकडाउन हुआ है उस पर पुष्कर धामी जी द्वारा, तो उसके चक्कर में अब ये हो गया कि मदरसा विल बिहेव लाइक स्कूल्स, और जो जो इलीगल थे वो सब हट जाएंगे। तो उस पर भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन आज की तारीख में हुआ है। तो उस पे भी सर काफी हो हल्ला हो रहा है, काफी मेल्टडाउन है, मतलब 5-6 दिन में इतनी जगह हो गया। और मैं एक और वैसे बता दूं आपको, आज मार्को रूबियो ने एक बात कही है जिसपे कई फाउंडेशंस ने ट्वीट किया है। मार्को रूबियो ने आज सुबह सुबह, आज ये इनफैक्ट कल होगा, वो कल कहा कि अब ये जो हम लोग एड भेजते थे और भी एनजीओस के थ्रू, अब एनजीओ का सिस्टम खत्म सारी कंट्रीज में, अब हम एनजीओस पे नहीं करेंगे। तो कई एनजीओस की फाउंडेशंस ने ट्वीट किया, ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। मैं बताइए, मोदी से मिल गया ये रूबियो? बताइए। तो ये भी एक चीज हुई है, रूबियो तो मेल्टडाउन कई है। रूबियो मोदी से मिल गया और साथ में ये जो हम्म है, इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये मिल के साथ साथ कर रहे हैं काम, साथ साथ मिल के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझाइए आप ये बात, वो तो मान नहीं रहा है भाई। उसका तो कहना है यूएस इज प्लेइंग इंडिया, यूएस जो है खिलवाड़ कर रहा है, यूएस नीड्स परमिशन फ्रॉम यूएस टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, फ्रॉम रशिया। तो यूएस फ्रॉम वालों ने भी इराक। सर पकड़ लिया कि हमें रशिया से ऑयल खरीदना है, और अपने लिए और अपने से परमिशन लेनी। करना क्या चाहते हो, करना क्या, कहना क्या चाहते हो? जो 3 इडियट्स वाला था, वो वाला मीम परफेक्ट बैठ गया। कहना क्या चाहते हो? तो राहुल गांधी दे देता है हम लोग को कंटेंट भी कुछ ना कुछ डेली का, उसकी पार्टी भी डैमेज कंट्रोल मोड में और भी रहती है है। आपके, आप देखिए दिया मिर्जा क्या कह रही है। दिया मिर्जा कह हाँ। रही है कि UCC जो है वो हम्म, यूनिफॉर्म इलेक्शन प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही है सही। मैं तो कह रहा हूँ सही कह रही है, इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है। तो एक एक कहावत होती है ना सर, इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स एंड द फूल्स आर ऑलवेज श्योर ऑफ देमसेल्व्स। यस, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। तो दिया मिर्जा इतनी कॉन्फिडेंट है कि मुझे स्वरा भास्कर याद आ गई एनआरसी के टाइम, जब रूबिका लियाकत से एक बार एक मंच पे स्वरा भास्कर कहती है ये बहुत गलत है जो एनआरसी ले आए। तो रूबिका कहती कब लाए, किस तारीख को लाए? कह अभी अभी लाए। कर कब लाए बता तो दो मैडम, अभी तक आया ही नहीं है। कहती मेरा ये काम नहीं है जानना कि मैं तारीख रखूं। कह रही अरे तारीख छोड़ो, लाया नहीं गया, बताओ तो इसमें है क्या? तो उसने फिर फरहान अख्तर को फोन किया होगा फिर उसने कहा होगा फरहान अख्तर समझाएंगे कि सीएए क्या है। फरहान अख्तर ने तो जो बोला है सीएए पे, तो सर इतिहास का हिस्सा है। उसका कहना है ओबीसी और दलित के राइट्स ले लिए जाएंगे इसमें। तो सीएए की अंडरस्टैंडिंग, ही इज ऑल्सो श्योर ऑफ हिमसेल्फ। तो बड़ा हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं समाज के सर, वो वाकई ही बहुत प्रबुद्ध है ना? तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम। तो भाई जो NRC का है वो मैं बहुत दिनों से लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब
एनआरसी लाने की जरूरत नहीं है। एनआरसी 2004 में मनमोहन सिंह जी ले आए थे। वो सिटीजनशिप एक्ट में एनआरसी का प्रावधान किया हुआ है। हाँ और उसके लिए केवल आपको जो है वो एन्यूमरेशन शुरू करना है। वो आप जब चाहे तब एनआरसी लागू कर सकते हैं। लागू हुआ है वो तो उसके लिए जो कार्यक्रम करने हैं वो आपको कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी कोई ये सुनता ही नहीं। वैसे एक बहुत भाई अच्छा ट्रेंड आया सर पिछले 2 दिनों में, अमेंडमेंट आपने आया था, अगर देखिए देखा हो। सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट आया था, वो 2003 में आया था। 2003 जी में जी एनडीए जी। की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हाँ। कुछ नोटिफाई किए और बहुत सारे नोटिफाई नहीं किए, जैसे एनआरसी वाला भी नोटिफाई नहीं किया था। वो 2004 में दिसंबर में मनमोहन सिंह जी ने नोटिफाई किया। तो भाई एनआरसी तो आया हुआ है, इसका मतलब रूबी का लियाकत को भी नहीं पता। नहीं, एक सर और 2 दिन मनमोहन से सिंह जी ट्रेंड लाए आया है। थे। एक ट्रेंड क्या आया हुआ है 2 दिन से, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो। पुरानी स्टेटमेंट्स मनमोहन सिंह जी की, चिदम्बरम जी की, और सारी पुरानी स्टेटमेंट्स खोद खोद के रीट्वीट हो रही हैं आजकल। तो उसमें ना मनमोहन सिंह जी की जो स्टेटमेंट है ना, एक तो ये 2004 के एनआरसी की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर मनमोहन सिंह जी का कहना सीए के पक्ष में कि भाई वहां पे जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना यहाँ हमारा दायित्व है। फिर मनमोहन सिंह जी की कहना कि अरे ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये तो एक डिजास्टर है, जिसकी राहुल गांधी पैरवी कर रहे हैं ना हिमाचल में, ये तो खत्म कर देगी, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन कर देंगी। वो सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और चिदम्बरम की तो सर ऐसे ऐसे मोती हैं चिदम्बरम के तो नक्सलवाद को लेके, नक्सलवाद पे भी एक समाप्ति आई कि हम नहीं कह रहे नक्सलियों से अपने वेपन्स ड्रॉप करो, वी आर रेडी टू टॉक टू यू इवन इफ यू डोंट ड्रॉप योर वेपन्स राइट आफ्टर दांतेवाड़ा। फिर वी वर फूल्ड बाय द नक्सल्स, वी अंडर एस्टिमेटेड देम। ये खुद बोला हुआ है चिदम्बरम ने 2009। फिर नक्सलिज्म इज अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म, वी गॉट देम कंप्लीटली रॉन्ग। और फिर तो सर एक जेम आ गया अल्टीमेट 2013 का, आपको तो खैर पता ही होगा, अर्बन नक्सल वर्ड। अर्बन नक्सल वर्ड जो है वो सुशील शिंदे ने एक एफिडेविट डाल के सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो अर्बन नक्सल है, जो एनजीओ वाले हैं और जो ये हैं, ये ज्यादा बड़ा थ्रेट हैं देन इवन द गोरिल्ला फाइटर्स। तो जो लोग सोच रहे थे भाई ये अर्बन नक्सल बीजेपी का टर्म है या राइट विंग इकोसिस्टम का है, ये भी टर्म वहीं से आया हुआ है 2013 का, सुशील शिंदे होम मिनिस्टर देके हटे हुए हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना सर, ये जेम्स अब आ रहे हैं लोगों को, इन्हीं के जो पुराने वर्ड्स होते हैं ना, वो अब आके इनको हॉन्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। उसके कारण भी एक मेल्टडाउन हो रहा है बीते हुए सप्ताह में। हाँ, हो रहा है। और उसके ऊपर भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये एफसीआरए वाला जो आ रहा है ना, ये और ये जो जी। मार्को रूबियो ने कहा, हम्म। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। जो हार्ड नक्सलिज्म है वो तो खत्म कर दिया। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द या बिगर अचीवमेंट्स ऑफ ट्रू। द मोदी regime। 3 टर्म्स में कम से कम इस टर्म का तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो खत्म हुआ, उसको लेके वैसे ही अर्बन नक्सल्स जो थे वो परेशान थे, क्योंकि अर्बन नक्सल्स का आधा काम तो तभी चलता था जब इनको डिफेंड करते थे। जब तक गांधीयन विद गन्स को वो डिफेंड नहीं कर ले दिन में 2-3-4 बार, हम्म, तब तक वो अर्बन नक्सल्स कैसे बनेंगे? हम्म, क्योंकि जब गांधीयन विद गन्स को डिफेंड करेंगे तभी तो फिर वो अलग-अलग तरह के कॉन्सेप्ट लाएँगे, फिर वो कॉन्सेप्ट लाएँगे, फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लाएँगे, फैमिलीज़ को ब्रेक करेंगे, कैसे वो अलग-अलग तरह के वो बनाएँगे सिस्टम्स। तो ये जो है एफसीआरए बिल जो आ रहा है, जी। इसको देख के इनको ये लग रहा है कि साहब कि अब नक्सलिज्म, हार्ड नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद में ये हमारी बारी है। लेकिन आपके विचार सुनना चाहूँगा कि जो हार्ड नक्सलिज्म खत्म हुआ है, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, व्हाट डू यू से? ओ अनबिलीवेबल सर, मैं मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ाया भी जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें, मैंने इस पे थोड़ा जब अध्ययन किया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट द हार्ड स्ट्रेटेजी, इवन द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। तो भाई एक तो पहली बात, अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें, करीब 180 डिस्ट्रिक्ट में था ये फैला हुआ। कुछ आंकड़े 124 बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर पूरा देखा जाए तो इट वाज क्लोज टू 180 मतलब 126 तो टोटल सारी टोटल था। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर हाँ नक्सल्स। हाँ। मतलब उस विच इज पूरी विच इज लेकिन 12 राज्य। थोड़े बहुत अगर आप सोचे कि कहीं-कहीं थोड़ा अंश इधर-उधर सब मिला के तो हाँ, 180 हो जाए।
180 मतलब आप जरा पर्सपेक्टिव फॉर द दर्शक अगर मैं बोलूं, करीब 800 डिस्ट्रिक्ट हैं पशुपति भारत टू में। तिरुपति। पशुपति टू तिरुपति, ये इनकी स्टेटमेंट होती थी, बिल्कुल। उसको वहां से, और चिदम्बरम का कहना था दिस इज अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म, एंड ही फेल्ड, मतलब इन हिज ओन वर्ड्स ही फेल्ड। मनमोहन सिंह ने जो खुद कहा था, हाँ हाँ हाँ, मनमोहन सिंह ही ने खुद ने फेल्ड। कहा था कि दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट, दिस इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। यस यस यस। एंड इस पे जब दंतेवाड़ा वाला हुआ था मैसेकर, जिसमें हमारे 76 सीआरपीएफ जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, इस इंटायर थिंग के बाद जेएनयू में सेलिब्रेशंस की बात हुई, और जब चिदम्बरम वहां गए तो उन्होंने बू किया चिदम्बरम को कि अब एक्शन मत ले लेना, दे हैड देयर सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, डोंट यू डेयर। एंड चिदम्बरम सकम करके, और ये क्लिप आज की डेट में बहुत वायरल हो रही है, चिदम्बरम कह रहा है मुझे पता है योर आइडियोलॉजी इज टू पिक अप वेपन्स, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉप वेपन्स। शेमलेस, मतलब मैंने ऐसा शेमलेस कैपिचुलेशन देखा ही नहीं। उसके बाद ये चलता रहा, एंड दिस गवर्नमेंट जब ये आई, एंड स्पेशली टू अमित शाह आई वुड से दिस, दो चीजें करी। एक तो भाई या तो सरेंडर करो, मेन स्ट्रीम में आओ, नहीं तो ठोके जाओगे। 2000 ठोक दिए गए पिछले 5 साल में, 2000 मेनी ऑफ द बिग वंस, ये सब बसवराजू आई और थिंक ये सब, 2383 दैट इज द फिगर प्रॉब्ली। हाँ करीब ऐसे ठोक दिए गए। बाकी एक स्कीम ये लेके आए सर, आपको तो पता ही होगा, बट दर्शकों के लिए, नई दिशा। एंड वो बड़ी कमाल की स्कीम थी। उसमें इन्होंने एक पैकेज देना स्टार्ट किया कि भाई अगर आपको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट राज्य 5 से 10,000 की स्टाइपेंड, एक वोकेशनल ट्रेनिंग, और एक सर्टन एफडी आपके नाम पे जो मैच्योर होगी 3 साल के पश्चात। 3 साल आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा कैसा है। और साथ में एक और चीज करी इसमें, रिपोर्ट ऑन योर कलीग्स। अगर आप उनको रिपोर्ट करेंगे और वेपन डिपॉजिट करेंगे, और सबका एक रेट डाल दिया, AK-47 जमा करोगे इतने रुपए मिलेंगे, LMTs जमा करोगे इतने मिलेंगे, RDX का कुछ वो जमा करोगे उस पे इतना मिलेगा, सबका रेट लगा दिया। एंड उसके बाद जो आपस में फूट डली, बिकॉज एक ही कैंप में सम सेड कि भाई हमें मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना है, सम सेड हमें नहीं होना है, उनमें आपस में जो फूट डली, एंड दैट वाज एब्सोल्यूट चाणक्य नीति का मास्टर क्लास अगर मैं बोलूं। और चाणक्य नीति इसमें भी लगती है, मैं जब धुरंधर पिक्चर भी देख रहा था, दैट वाज आल्सो चाणक्य नीति। और क्या चल रहा था वो, जो आपस में एक सब्टरफ्यूज एंड पूरा डिवीजन एंड वो क्रिएट करना, उसका आज हम रिजल्ट देखते हैं कि फ्रॉम 182 टू फाइनली 12 टू 7 टू 3 मेजरली डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन। 31 मार्च 2026 का जो एक डेडलाइन तय करी थी, अमित शाह जी हैज लिव्ड अप टू दैट, दिस सरकार हैज लिव्ड अप टू दैट। और इस पे तो भाई इनकी जितनी सराहना करी जाए कम है। आफ्टर 370 मेरा ख्याल है दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड ऑफ कोर्स द वे दे हैव डेल्ट विद पाकिस्तान, मैं इन तीन को राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से और हर तरह से सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। तो फाइनली समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर बीजेपी इन द लास्ट फ्यू एंड मंथ्स। प्लस दिस आई थिंक दिस इज लाइकली टू बी मोर लास्टिंग, क्योंकि 370 में ये हुआ कि भाई 370 तो हट गया, लेकिन जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो एज इट इज रहे। और फिर इन्होंने जो है वो पता नहीं क्यों, वैसे तो जब मर्जी होती है कोर्ट की मानते हैं, जब मर्जी होती नहीं मानते। इसमें कोर्ट की मान के और वो इलेक्शन करा दिए, और ऑल दोस सेल्फ सर्विंग स्ट्रक्चर्स आर बैक एंड जम्मू इज सफरिंग अगेन। वही सारा काम वहाँ पे वो कर दिया। तो जो गेन्स होने चाहिए थे 370 के, वो तो एक तरह से फ्रिटर अवे हो गया। नो डाउट अबाउट इट। दुल्लत डॉक्ट्रिन वापस आ गया वहाँ। दुल्लत किसका नाम ले दिया सर ये तो पॉडकास्ट के बाद मैं जाके नहाऊंगा। दुल्लत का नाम आते ही मैं नहाने चला जाता हूँ फिर कि यार इतना नापाक नाम है वो। एब्सोल्यूट जोकर, हाउ द हेल ही इज नॉट इन प्रिजन, आई डोंट गेट इट। मतलब एंड हाउ द हेल इज ही स्टिल ये रोमिंग वो अराउंड बंदा फ्री। था जिसने फारूक अब्दुल्ला के साथ आईबी एजेंट्स की मीटिंग करवा दी थी। हाँ और उसके बाद फिर वो बाहर, उसके तुरंत बाद से उनका एलिमिनेशन शुरू कर दिया टेररिस्ट ने। मोस्ट ऑफ देम वर एलिमिनेटेड। इतना कोई बेवकूफ हो सकता है क्या? तो बेवकूफियां तो सर बहुत हुई हैं हमारे यहाँ देश में, तो अब वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, बट ये तो ही वाज अ टोटल रास्कल। मतलब देयर नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब दुल्लत। एंड द लिंक्स ही हैड विद ISI, उनके साथ बाद में किताब भी लिखी इसने। और
द इंटाइटलमेंट जिससे ये समझाता था एंड हाउ रॉन्ग ही टर्न्ड आउट टू बी अ टोटल डिसग्रेस। बट इट स्पीक्स हम लोग कहाँ पे थे उस टाइम पे। तो ये एक जब हम धुरंधर भी देखते हैं, फॉर दोज हु डोंट फॉलो पॉलिटिक्स दैट मच, और पिक्चर को देखने के बाद दे आर ट्राइंग टू, अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स अप पिक्चर देखने के बाद कि भाई ये दुल्लत कौन था, तब क्या हुआ था। तो they should go back and read what this doctrine was and how we've changed national security wise। तो नक्सलिज्म पे सर जो विजयी हुई है ये एक सबसे बड़ी चीज हुई है मेरा मानना है। और ये जो नए भारत की बात होती है, एक तो पाकिस्तान को ठोकना और दीज ब्रिलियंट अननोन मैन जिनको कुदरत का निजाम हम कह सकते हैं, और एक ये जो नक्सल पे हुआ है पूरी चीज। और नक्सल पे सर नकेल कई जगहों के थ्रू लगी है, जो इनकी फाइनेंसिंग रोकी गई, जो ईडी के क्रैकडाउन हुए, जो एनजीओ पे क्रैकडाउन हुए, जो एफसीआरए कैंसिलेशन, सबका बहुत बड़ा योगदान है सर। इट्स बीन एन ऑल राउंड होलिस्टिक एफर्ट जो लगा है इस चीज को नकेल कसने में। इसलिए हैट्स ऑफ टू द सरकार फॉर दिस भाई, अप्रिसिएशन वेयर इट्स रियली ड्यू। एक्चुअल डीप स्टेट ऑपरेशन था ये, और इस डीप स्टेट में पूरा चर्च इन्वॉल्व था इन वेरी बिग वे। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि एफसीआरए पे जो नया नियम लाए हैं कि साहब आपका अगर रिन्यू नहीं हुआ या कैंसिल हो गया तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसको लेके आप देखो साहब, ये क्या, राहुल गांधी तो बिल्कुल लिविड है। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि वो 10 जनपद को कब्जा किए ले रहे हैं। वैसे 10 जनपद भी जो है इसके दाए जद में आना चाहिए। नहीं देखिए, ये जो एफसीआरए की जब भी बात आती है सर, और ये फाउंडेशंस की बात आती है, तो राहुल गांधी को तो सर इन फाउंडेशन से बड़ा साथ रहा है। अब वो जो जाकिर नायक वाली थी वो तो डायरेक्टली डोनेट करती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन ही को पैसे देती थी। वो जो आईआरएफ थी, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो तो बकायदा राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी, इन सबको डायरेक्ट पैसा देती थी वो तो इन फाउंडेशंस का तो बड़ा प्यार रहा है भाई राहुल गांधी से। और भी कई कई फंक्शंस पे जाते रहे हैं इन द पास्ट, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सबके फंक्शंस पे जाते रहे इनके लोग। लेकिन फिर होगा क्या, ये जो सारी जो है चलती हैं और पूरा क्रिश्चियन गॉस्पेल फैलाती हैं चारों तरफ, ये अरुणा रॉय का क्या होगा, हर्ष मंदर का क्या होगा, हर्ष मंदर, जॉन द्रेशे का क्या होगा, हमारे योया सलीम जी का क्या होगा? नहीं नहीं बिल्कुल सर, इनको ऊपर तो से अब वो मार्को रूबियो, वो मिल गया। मोदी से मिलता तो मिलता, अमित शाह से मिल गया। बताइए, अमित शाह तो विदेश जाते भी नहीं, तब भी पढ़ा लिया उसको। तो उनको तो विदेश गए हुए इतने साल हो गए, तब भी सेट कर लिया 2 ही मार्को लोग नहीं रूबियो। जाते थे उन्होंने, एक ने तो तोड़ दिया अपना, योगी जी चले गए। कल एक कांग्रेस के ना सर प्रवक्ता ने डिबेट पे कहीं कहा कि बताइए, मोदी जी तो एक दिन पहले गए थे इसराइल, तो क्यों नहीं उनके दोस्त ने उनको बता दिया कि गैस रिजर्व करो। उनके दोस्त को तो पता था। अरे ये भगवंत मान ने भी कहा कल, भगवंत मान की आपने कॉमेडी भगवंत देखी मान ने तो होगी। और भी कुछ कहा। चलिए चलिए बोलिए आप, फिर मैं बताता हूँ। भगवंत मान कहता है वो जी गैस क्यों नहीं भर लेते, वो तो कॉमेडी मोड में आ गया स्टेज पे। तो उसने 2 चीजों पे बड़ा ज्ञान दिया सर। एक उसने डेट पे, द वर्ल्ड ऑफ डेट उसने वही कह रहा था मैं। समझाया। तो वापस ही नहीं करेंगे। किस लिए करना है जी, साडा है वो किस लिए तो। करना? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एंकर बिल्कुल डम थी क्या? डम था या थी, कौन था एंकर? याद नहीं आ हाँ रहा। हाँ उसको ये तो पूछना चाहिए था कि आप डिफॉल्ट करने के मूड में हैं, तो उसको डिफॉल्ट का मतलब ही नहीं समझ में आता। उसने कहा क्या, उसने कहा नहीं नहीं करेंगे, लेट वेट कुछ नहीं होता, वापस थोड़ी करना होता है ये। ही डजंट बिलीव उसको। उसको लगता है ले लिया तो ले लिया। कह रहा है उस दिन करेंगे जिस दिन यूपी और महाराष्ट्र लौटाएंगे। कोई नहीं लौटाता जी। ये तो हालत है, आप जरा इसकी आप हालत सोचो जरा। ये मंत्र मुग्ध मैं ही तो रहता है अपना। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अरविंद केजरीवाल, उसने सही आदमी चुना। हाँ ये बात तो किसी है। थोड़े और दूसरा होता है ना जिसको डेट वेट वाले के में पता होता, तो हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से नहीं सुनता, इसलिए उसने बिल्कुल सही चॉइस की। उसने बिल्कुल सही बंदा पकड़ा है। समझ गया कि भाई केजरीवाल ही सर्वे सर्वाइव। वैसे तो केजरीवाल पंजाब में जब चलते हैं आगे केजरीवाल चलते हैं, आपने देखा है। लगता नहीं कहीं से भी ये सीएम है। भगवंत मान कहीं से भी सीएम नहीं लगता। तो इस पे एक बहुत बड़ा वो वायरल हुआ था अभी क्लिप, कि भगवंत मान और केजरीवाल कह रहे थे कि यार जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो सोनिया गांधी अक्सर जो है
चीजों का इनॉग्रेशन करती थी, मनमोहन सिंह जी बगल में खड़े होते थे। और आज का सीन दिखाया जा रहा है, केजरीवाल इनॉग्रेट करने गया है और भगवंत मान जो सीएम है वो बगल में खड़ा हुआ है। तो हाउ कैसे चीजें एज करती है ना, बड़ा कमाल का ये एनालॉजी थी इनकी। तो बट भगवंत मान भी एक सर मजे की जेम है बात तो हमारे यह है पास। कि वो तो जो है वो एक टैक्सी ऑपरेटर की तरह है, वो अपना जहाज लेके पहुंचता है और उसको लेके जाता है, घुमाता है पूरा भारत और उसके बाद फिर वापस आता है। मतलब मुख्यमंत्री के काम से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए। वो कन्विंस है सर। देखिए ये सर कन्विक्शन कहाँ से आया, उन्हें लगता है जनता को डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इनसे लच्छेदार बातें करो, चुनाव से पहले कुछ दे देना, बाकी फ्री बांट देंगे। अभी 2,000 रुपए शायद देने बाकी है महिलाओं को, तो उन्होंने कहा सही टाइम पे देंगे, वो चुनाव से जस्ट पहले देंगे, मेरा ख्याल है अब लागू करेंगे, कुछ महीनों में आप पाएंगे वो लागू कर दिया आखिरी के 1 साल में। डेट वेट को मारो गोली, ये सब कुछ होता नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं है, अपना हम लोग वापस आ जाएंगे पावर में। इनकी कैलकुलेशन यही होती, केजरीवाल की यही थी दिल्ली में भी, वो तो बैकफायर कर गई उसकी, कांड थोड़े ज्यादा बड़े हो गए थे। शीश महल वगैरह सब बाहर आ गया था, नहीं तो ये फिर जीत जाता दिल्ली। तो ये इनका इनका दे बेट ऑन द एक्यूमेन ऑफ द पीपल, दे आर कन्विंस कि लोग जो हैं वो कुछ नहीं देख रहे हमारी चीजों को। प्लस पंजाब में ऑपोजिशन भी सर वीक ही है, कांग्रेस आई डोंट नो हाउ कांग्रेस इज एंड बीजेपी इज। बीजेपी का तो एक हिस्टोरिकली इतना रहा नहीं है, बट कांग्रेस खड़ी तो वहां हो पे नहीं पाती। कांग्रेस का जो वो, देखिए राहुल गांधी ने सबसे बड़ा जो कांग्रेस को कमजोर किया, वो जो कांग्रेस का जो बेसिक आइडेंटिटी थी, वो एक तो पंजाब में और दूसरा असम में, वो राहुल गांधी ने खत्म कर दी। क्योंकि पंजाब में वोट मिलता था कांग्रेस को फॉर बीइंग एंटी खालिस्तान। हम्म, आप देख लें, जी। बैत सिंह से लेके उसके बाद अमरिंदर सिंह से लेके जितना भी उनका वो, दे वर टोटली एंटी खालिस्तान हम्म, एंड दे वर वेरी वोकल अबाउट इट। आप हम्म, रवनीत सिंह बिट्टू वगैरह जो थे अमरिंदर सिंह के साथ में, बाद में इधर आ गए बीजेपी में, वो हम्म, आज भी एंटी खालिस्तान है। बीजेपी वॉज नेवर एबल टू प्रोजेक्ट हम्म, एनी काइंड ऑफ कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि वो क्या अकाली दल के पिछलग्गू बन गए। बस। अकाली दल जो है वो इट इज एन ऑफशूट ऑफ एसजीपीसी, हम्म, और एसजीपीसी इज दीज डेज क्या, बहुत पहले से, पहले अंग्रेजों की पिट्ठू थी और हम्म, अंग्रेज गए तो उसके बाद वो आईएसआई की पिट्ठू बन गई। हम्म, हम्म, उन्होंने तो पूरे के पूरे को गुरु ग्रंथ साहब को ही रीइंटरप्रेट कर दिया। हाँ 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 गुरु ग्रंथ साहब में हरि शब्द जो है वो कोई 1200 बार आया है। जी। तो आप और हम यदि हरि नाम सुनेंगे तो हम हरि नाम से क्या अर्थ हम्म, निकालेंगे। लेकिन एसजीपीसी वाले कहते हैं नहीं नहीं, हरि का मतलब होता है हरा। वाह। हम्म, अब उसमें ऐसी ऐसी चीजें जैसे मतलब हंसते हंसते पेट फूल जाता है वो। जी मैंने तो जी जी। उसको पुनीत साहनी को सबसे पहले मैं लाया था जयपुर डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पे। वो हमारी पूरी अच्छा। सीरीज है 16-17 हम्म, एपिसोड्स की, जिसमें हमने इनकी सारी जो ये हिपोक्रेसी है, ये झूठ है, इसको सबको एक्सपोज किया हुआ है। हम्म, तो इन्होंने तो इनके पूरे कॉकस ने नोटिस वोटिस भी दिया था मुझको, तो फिर मैंने उसका डिटेल हाँ, रिप्लाई दिया तो चुप हो गए। हम्म। आपके चाहने वाले तो हर जगह मिल ही जाते हैं, तो हाँ, ये भाई हर लोग जो है समुदाय हमारे में। बीजेपी वाले, हम्म, जब तक क्लियर कट एंटी खालिस्तान एक हम्म, पोजीशन नहीं लेंगे, तब तक इन पर ना तो हिंदू भरोसा करेंगे और हम्म, ना वो मॉडरेट सिख या जो सनातनी सिख हैं वो भरोसा करेंगे। नहीं नहीं, बहुत बुरा हाल है सर पंजाब इनकी का। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी ने क्रिएट कर दी हम्म, कि राहुल गांधी सडनली जो है वो, उन्होंने जो कांग्रेस की कंसिस्टेंट पोजीशन थी उसको छोड़ के वो जो हम्म, है वो जाति में चले गए और हम्म, खालिस्तानियों के सिंपैथेटिक हो गए। क्रिश्चियन कन्वर्जन्स के तो खैर वो कभी विरोध कर ही नहीं सकते थे, ये काम उन्होंने किया यहाँ। असम में 15 साल आपके तरुण गोगोई ने राज तरुण किया। गोगोई। तरुण गोगोई ने
प्योरली एंटी बांग्लादेशी मुस्लिम के नाम पे। Assam Congress was identified as the successor to AGP in following those same policies. They were totally, at least overtly, उनकी सारी पॉलिसी जो थी वो अगेंस्ट AUDF, अगेंस्ट बांग्लादेशी मुस्लिम्स, इस पे वो चलते थे। 15 साल राज किया इन्होंने। अचानक जो है राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कैसे इनको, हमारे प्यारे भाई बहन बांग्लादेशियों को हम अपोज कर सकते हैं। उन्होंने उसको पलट दिया। नाउ दे आर आउट। बट उसमें सर असम में IMDT एक्ट के तो साथ खड़े हुए थे ना ये गोगोई जी। तो IMDT एक्ट जो लाई थी इंदिरा गांधी, विच मेड इट नियर इम्पॉसिबल डिपोटेशन करना, उसके तो साथ खड़े थे, जिसमें तो सर्बानंद वो बात सोनोवाल आपकी उनके सही है। विरुद्ध तो खड़े थे। आखिरकार तो हाँ कांग्रेसी हाँ DNA है ना हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो भाई। फाइनली तो इनका DNA दिख ही गया कांग्रेसियों था। ने हाँ, सादुल्ला को, सोचिए। सादुल्ला मुस्लिम लीग वाले सादुल्ला को हम्म, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया था। हाँ, वैसे लोगों को बता दें थोड़ा सा, सदुल्ला लोगों अब को आपने पता जब नहीं है कि, उठाया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो पता है, और मेंबर कौन कौन थे वो पता नहीं नहीं लोगों को। पता। नहीं, वैसे वैसे मैं अब क्या बोलूं, मैं नाम छोड़िए नहीं लूंगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सदुल्ला साहब की जन्म तिथि पे उनको बधाइयां तक दी हुई हैं। तो इसलिए हम्म, कितना, अरे हाँ, अरे हाँ, क्या ठीक बात कर है। रहे हैं। अरे सर, आप सोच ही नहीं सकते, उच्चतम श्रेणी के नेता ने। फिर उन्हें बाद में बताया, एक पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने जाके समझाया थोड़ा कि भैया जान लो थोड़ा सा इतिहास, कौन था ये सदुल्ला। इसको जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था। इसी ने एग्जैक्टली, यहाँ का पूरा डेमोग्राफिक बिगाड़ी पूरा थी। डेमोग्राफी चेंज का जो श्रेय अगर किसी को देना हो वो सदुल्ला को जाता है। हमारे मियाँ भाइयों को, तो वो सादुल्ला को मियाँ देते भाई, हैं। और ये मियाँ वर्ड भी सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हो रहा था, ये मियाँ भाई को बचा रहा था। और वेवल ने कहा था, लॉर्ड वेवल ने कहा था, इसने वेवल से कहा था मैं इनको ला रहा हूं ताकि यहाँ पे उगाई की जा सके, खाने की उगाई करी जा सके, लेबर की कमी है। तो वेवल ने कहा था कि तुम किस चीज की उगाई कर रहे हो यहाँ पे, खाने की कर रहे हो या मुसलमानों की कर रहे हो। शब्दशः ये अंग्रेजी में लॉर्ड वेवल के वर्ड्स टू सदुल्ला। और ये सदुल्ला जो उस जमाने का मुस्लिम लीग के टॉप के 4-5 नेताओं में था, जब पाकिस्तान बना तो ये गया नहीं और उल्टा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हासिल इसको शामिल कर लिया गया कांग्रेस द्वारा। और टोपी पहन के, आपने देखा होगा इसकी और जब तस्वीर, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तक तो ठीक था, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था ड्राफ्टिंग भाई। कमेटी में था। हाँ, और टोपी पहन के बैठा है उस ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो मैं हमेशा कहता हूँ उसने टोपी पहनी हुई है, एक्चुअली सबको पहनाई है टोपी उसने, सदुल्ला ने। तो ये तो सदुल्ला है सर। और ये भाजपा के लोग भी इसकी सराहना करते बिना इतिहास जाने। तो हमारे यहाँ तो एक से एक धुरंधर हमारे यहाँ भी तो है सर। गोपाला स्वामी भाजपा। अयंगर, अल्लाडी हम्म। कृष्ण स्वामी अय्यर, KM हम्म। मुंशी, साथ में हाँ, सादुल्ला। सादुल्ला जिसने बनाया पाकिस्तान, वो जो है भाई हमारा और तय कर रहा है कि क्या पाकिस्तान होगा। बनाने में भाई इनका तो पूरा प्लान था ना कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इनके पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, सादुल्ला बिल्कुल। उसका चीफ आर्किटेक्ट था। इसीलिए तो बसा रहा था वो। सेम चीज हैपेंड विद सिंध। सिंध में, सिंध कभी अलग होता ही ना, इफ नॉट फॉर दैट। सिंध में भी तो इट वाज जिन्नास प्लान कि सिंध में बसाओ इधर, और उधर नॉर्थ ईस्ट में सदुल्ला तुम बसाओ। एंड क्या हुआ फिर हमने देखा, तो थैंक गॉड बच गया, सदुल्ला सिंध यहीं रुक में तो गया। दूसरी चीज थी। सिंध में तो देखिए जैसे बंगाल हुआ था, तो बंगाल में हाँ हाँ, दो में होल ऑफ डिवाइड हो बंगाल वाज टू गो, गया। होल ऑफ बंगाल वाज सपोज टू गो टू पाकिस्तान। या तो वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने वहाँ पे एक हम्म। लोकल एजिटेशन टाइप का करके, और जो हम्म। हिंदू एरिया था वो उससे अलग करवा दिया। हम्म। अच्छा, सिंध में वैसे अगर आप देखें ना, सिंध, हम्म। यू वुड बी सरप्राइज, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन, वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो ताहिर के टाइम पे भी नहीं थी। हम्म। मेजॉरिटी वाज बुद्धिस्ट। हम्म। और ये सारे के सारे बुद्धिस्ट जो थे, इनमें से बुद्धिस्ट और खासतौर से जो बुद्धिस्ट क्लर्जी थी, थे एक्चुअली हेल्प्ड मोहम्मद बिन कासिम। या मोहम्मद हम्म। बिन कासिम ने इनको सबको कन्वर्ट कर दिया। मतलब इट हम्म। डिडंट टेक हिम, वो था ही कितने हम्म। दिनों तक, उतने दिनों में इनको कन्वर्ट कर दिया, 2-4 साल में। हम्म। हम्म।
बाद में तो फिर भगा ही दिया था अरब्स, तो फिर चेज्ड आउट। हमारे हाँ बप्पा रावल, हाँ, मेवाड़ बप्पा वाले रावल, बप्पा रावल ने उनको, उसको वो एब्सोल्युटली। चेज्ड आउट। अरे लेकिन वो उसी तो पीरियड में उसने सारे बुद्धिस्ट को कन्वर्ट कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे वर अबाउट 15%। लेकिन हम्म ये जो हम्म पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इसमें हम्म हिंदूज वर अ बिग मेजॉरिटी। हम्म, कराची वॉज अ मेजॉरिटी हिंदू सिटी, लेकिन या, वहाँ के जो लोग थे, आचार्य कृपलानी थे, हम्म जयसुख राम दौलत राम थे, हम्म उन्होंने इस तरह का कोई इशू उठाया ही नहीं। अगर उठाते हम्म तो सिंध का भी डिवीजन तो हो जाता कम से कम। एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे सांप पाल रखे थे सर हम लोगों ने कम से उनको। कम मैसिव ऑयल रिजर्व्स वाला एरिया तो हमारे पास आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिजास्टर हुआ है उस टाइम पे तो, एब्सोल्यूट डिजास्टर है। अब वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान क्लेम करता है, हम क्लेम कर सकते थे, भले हो या ना हो, वो बात अलग है। पाकिस्तान तो बहुत कुछ क्लेम करता है सर, चलिए ये तो है। बाकी तो बहुत कुछ क्लेम कर देता है पाकिस्तान, तो भाई मीडिएटर है आज की तारीख में तो। हाँ, थोड़ा पाकिस्तान को भी वर्ल्ड डिस्कस कर पीस, लें इसमें, कि भाई ये वर्ल्ड जो बड़ा पीस ला रहा मीडिएटर है जो पैदा हुआ है, इसने अपनी एक फुटप्रिंट अपना, हाँ जियो पॉलिटिकल फुटप्रिंट इतना बड़ा कर लिया है, तो देख देख के बिल्कुल। हम लोग तो बहुत छोटे महसूस कर रहे नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इनकी इकोनॉमी की तो ऑ में हमेशा से ही रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन इन ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी, इनकी लिविंग कंडीशंस। और हैं। यहाँ पे तो कुछ हैं वैसे जो उनके कल्चर से भी फैसिनेटेड है। साहिबा बाली ने तो कहा कि पाकिस्तान के कल्चर से, मैं जब वहां गई, आई वॉज फैसिनेटेड बाय देयर कल्चर एंड बाय देयर मैग्निफिसेंस। ऐसी मेहमान नवाजी मैंने देखी नहीं। तो पाकिस्तान में तो सर बहुत सारी सराहनीय चीजें हैं। अब तो इंटरनेशनल स्टेज पे पीस ला रहा है वो, है ना। तो क्या हुआ, अपने मोहल्ले में नहीं पीस ला पाता, मोहल्ले में दो लोग लड़ते हैं एक आटे की बोरी के लिए, ऐसी कुश्ती होती है कि वो इंटरनेट पे वायरल होती है। एक आटे की बोरी के लिए आपने कुश्ती देखी है कभी सर वहां पे? मार काट, बिल्कुल धोबी पछाड़ स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरी बोरी है कि तेरी बोरी है। पर इंटरनेशनल लेवल पे पीस ला रहे हैं भाई ये आसिम मुनीर, वो ला रहा है पीस। अब क्या बोला जाए, ये तो एक इनकी और ये ईरान कह रहा है कुदरत कि का तू निजाम कौन। है। अब हम्म ईरान पूछ रहा है तू कौन भाई। ट्रम्प के भी समझ नहीं आ रहा यार, ये कहाँ फंस गए आके। कभी कहता है हेक्सेट ने फंसाया, तो मैं वही, सब लोग कह रहे थे नीचे पाकिस्तान से कहो वही निकालेगा इसमें। कभी कहता है हेक्सेट ने फंसाया, फिर कहता है अब वो नेतन्याहू देखे क्या है, फिर कहता है वी विल बॉम्ब देम, यू गो गेट योर ऑयल। तो इट्स अ मेस। एंड आइडियली पाकिस्तानी इसका मीडिएटर होना चाहिए था सर। इतना मेसी, जैसे वो होता है ना जाकी रही भावना, जैसी पाकिस्तान जैसा है ना, वैसे ही ऐसी ही युद्ध का वो आज मीडिएटर है। जो इस समय मेसी सिचुएशन है, आई आई थिंक टोटल वर्ल्ड में इस समय, इस पूरे क्षेत्र में तो बहुत मेस है अभी, और ये गंदा होता ही जाएगा। मुझे तो सर ये रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा। बाकी आप बता पाएंगे, ये रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है? एड्रेस टू द नेशन भी है ट्रम्प का। हाँ, ट्रम्प का एड्रेस टू द नेशन है, वॉशिंगटन टाइम आई थिंक 9 PM। हमारा तो हम्म सवेरे 6:30 बजेगा उस टाइम पे। क्या कहेगा? Oh, we have won, we have won, and we have won a beautiful victory. Amazing. वी वन तीन ही चार सो शब्द बिग, हैं। वी वन तो सो बिग इट्स अनबिलीवेबल। दो ही चार शब्द हैं उसके पास, ज्यादा है नहीं उसकी वोकैबुलरी। हाँ And now that we have won, we have decimated Iran. No air force, no air defense, everything, no navy, all gone, gone, gone. Therefore, we declare victory and we move off. And now Hormuz, those who have stakes in Hormuz can go and get it cleared. लो जी। यही होना है। ये आपने स्पॉइलर आउट कर दिया है पहले ही कल की स्पीच का। ये आपने पहले ही बता के हमारा इंथुजियाज्म खत्म कर दिया। मेरे ये नहीं समझ में आता, ट्रम्प ज्यादा डम है या हेक्सेट ज्यादा डम है सर? हेक्सेट की बातें तो सुन के मुझे राहुल गांधी ठीक लगने लग जाता है। आई वॉज थिंकिंग राहुल गांधी इज द ओनली पॉलिटिशियन जो ऐसी बातें करता है, टिल आई सॉ पीट हेक्सेट। आजकल आजकल वो लटनिक नहीं आ रहा है। हाँ वो एक और ट्रम्प ने अपने जैसे सब इकट्ठे कर रखे हैं। कोई कुछ लोग उसको ल्यूनेटिक बोलते हैं, मैं उसको नट लिक बोलता हूँ।
अच्छा सही नाम है वैसे। द नट हु लिक्स। द नट हु लिक्स, या लिकिंग द नट, हु इज ही लिकिंग राइट नाउ? द दैट इज आल्सो एब्सोल्यूट, गुड वन। हाँ, जिस नट को वो कर रहा है। एंड ट्रम्प की जो बातें हैं, एंड बाय द वे किंग चार्ल्स को जाना था वहां पर, वो अब समझ नहीं पा रहा है मैं जाऊं ना जाऊं, बदतमीजी कर देंगे पता नहीं, सारी रॉयल्टी धरी रह गई सालों की, ये साला पागल है बुला बुला के अजीब चीजें करता है। प्लस वहां फीफा वर्ल्ड कप है इस बार, फीफा वर्ल्ड कप है भाई यूएस में, तो अ लॉट ऑफ हो पीपल सकता आर है वो जारी कैंसलिंग। कर दे हुक्मनामा। हाँ, Everybody has to lose to everybody has to lose यूएस, to US team. ट्रॉफी हैज टू स्टे इन यूएस, आई गेट टू विन इट, इट्स माइन, वी टेक व्हाट वी वांट। ही माइट जस्ट टेक द ट्रॉफी कि भाई मैं नहीं दे रहा। पता लगा व्हाइट हाउस आए मार्च वार्च करने, जो भी टीम जीती है या मिलने प्रेसिडेंट से, इसने रख ली ट्रॉफी, इसने कहा जाओ अब। इसकी तो ये लूट मेंटालिटी हो गई है ना, व्हाट इज इन इट फॉर अस, इससे इसके ये रिजर्व्स चोरी कर लो, इसके रेयर अर्थ चोरी कर लो। एक लुटेरा जो है वो एक प्रेसिडेंट बन गया इस देश का। एंड वी आर डीलिंग विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्टुपिडिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल, दैट्स ऑल वी कैन से। इट्स अ कमेंट्री ऑन अमेरिकन पीपल टुडे, कि भाई ये किसको जिता करके भेज दिया है और उसको हम लोग सब झेल रहे हैं इस समय। वेरी वेरी पथेटिक सिचुएशन मैं अगर बोलूं उसकी। बट सर पथेटिक सिचुएशन से एक और चीज ध्यान आई, वेस्ट बंगाल को कैसे देख रहे हैं सर? थोड़ी ममता दीदी की भी पथेटिक सी सिचुएशन बीच बीच में हो रही है इधर, आप कैसे देखते हैं इसको? ममता दीदी ने तो पूरा वही कर दिया कि साहब की वो साहब तुमको जो है वो मछली खाने को नहीं मिलेगी, नॉन वेज हाँ खाने को नहीं मिलेगी। किसी ये ने सही मुझको है। बोला, मैंने कहा यार वो बगल में हम्म बिहार है और खासतौर से हम्म मिथिला वाले, मिथिला हम्म वालों का मछली प्रेम बंगाल वालों से ज्यादा ही है, कम नहीं है, जरा उनसे पूछ लो। हम्म वो तो कीर्ति आजाद ने कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। दिया मिर्जा का एक अलग इंटरप्रिटेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसका कहना है चुनाव एक ही हुआ करेगा, और कीर्ति आजाद का कहना है फिर हम सब ढोकले खाएंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ढोकले खाया करेंगे, कपड़े गुजराती यार पहना करेंगे। हम राजस्थान में बैठ के नहीं खाते हैं और वो बंगाल में बैठ के खाएंगे। वो भी है नटकेस सर, एक वोक दीदीज की जब हम बात ही कर रहे हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट दी ओजी महुआ मोइत्रा, उनको कैसे हम लोग भूल महुआ सकते हैं मोहित्रा, सर? हाँ, महुआ मोहित्रा तो खैर वो चीज, जब से वो कुत्ता उनसे हाथ से छिना है ना, तब से वो थोड़ा खिसक गई। वो तो सर एक दर्द भरी कहानी, हम लोग उस पे हंस रहे हैं, किसी के लिए बड़ी दर्द भरी कहानी है वो। एक और वो दीदी है वो जो कहती है कि साहब की पाकिस्तान में मुझे कितना प्यार मिला, हाँ हाँ अरे तो तू पाकिस्तान में क्यों नहीं रह गई, निगोड़ी वापस क्यों आई? हाँ, ये एक पूरा एक क्लब बन गया है, सोनम कपूर हाँ ने लिखा मैंने, बताइए, दो ही लोग सोनम वापस आए कपूर। हैं, एक तो हमारी हम्म ये दीदी हम्म मीता के साहिबा वाली, हाँ, हम्म और एक धुरंधर वापस आया है। हाँ, धुरंधर आया है वापस तो, वो तो भाई झंडा गाड़ के वापस आया, उसको कहते हैं लेकिन कायदे से उसमें भी वापस एक आया। वो है, लोग ये कह रहे हैं कि हम्म आपका जो है वो धुरंधर धुरंधर आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, हम्म रणवीर सिंह नहीं है धुरंधर, कौन है फिर? राकेश बेदी। हाँ ये तो पॉइंट है, राकेश बेदी जी का। अभी एक राकेश पैनल में बेदी थे। जी का पुनर्जन्म हो हम्म गया 70 साल की उम्र में। फैंटा का ऐड मिल गया भाई, सोचिए आप जरा, कह रहे इतने शो कर दिए कि कहते कभी बच्चा है मेरा, फैंटा तो पी बच्चा ले। है मेरा, चल फैंटा पिलाता हूँ। ये कौन कहता था सर, पता है आपको वैसे? ये कौन किससे कहता था? इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग इन यूपी सर्कल। अतीक यूज्ड टू से दिस टू अखिलेश यादव। अच्छा, ओहो, आई डिडंट नो हाँ, दैट। यस 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 यस, अतीक जो था ये अखिलेश यादव से कहता था बच्चा है मेरा तू, चल तुझे फैंटा पिलाता हूँ। बड़ी फेमस बात है ये यूपी में। तो ये वहां से एक स्लाइट डिग लेते हुए ये इन्होंने उठाया है, तो इससे और बहुत चिढ़ गए हैं ये सपाई जो हैं, वो इतना चिढ़ गए हैं। पहली बात तो अतीक दिखा दिया है इन्होंने, इनका कहना है 27 का चुनाव हराने के लिए, हम तो जीतने जा रहे थे 27 का चुनाव, ये धुरंधर इन्होंने बनाई है योगी जी के कहने पे, और उसमें जबरदस्ती
अतीक का रोल डाला गया है ताकि हमारा दुष्प्रचार हो सके। मैंने कहा भाई तुम्हारे को दुष्प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है, सपा को कब जीत रहे थे, किस दुनिया में जीत रहे थे। तो इस पे भी बहुत इन लोग का मेल्टडाउन चल रहा है, सपाइयों का खास तौर से, फैंटा वाले सीन पे भी, अतीक पे भी। और कहना है भाई योगी जी का काम है, वो कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, अब आ गया है कि नहीं योगी जी भी को राइटर थे इसके, क्रिएटिव इनपुट्स योगी जी से भी गए हैं इसके ऊपर। जी, और राहुल गांधी को हमने डिस्कस कर ही लिया। हालांकि राहुल गांधी का मेल्टडाउन दूसरा भी हो रहा है, उनको लग रहा है कि साहब बहुत समस्याएं हो गई हैं, एलपीजी नहीं मिल रही है, हाँ पेट्रोल के दाम महंगे हो जाएंगे और एलपीजी के दाम महंगे हो गए वगैरह वगैरह, उससे वो बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, मार्केट की भी बात करी इन्होंने, स्टॉक मार्केट्स का क्या होगा, करेंसी का क्या होगा, सब चीजों पे ज्ञान इन्होंने बांट दिया बिल्कुल। तो फिर एक थोड़ी रिसर्च हुई तो पता लगा कि स्टॉक मार्केट से बहुत कमाल का प्रॉफिट बीते वर्षों में अगर किसी ने कमाया है तो वो स्वयं राहुल गांधी है। राहुल गांधी अच्छे से इन्वेस्टेड हैं और करीब 5 महीने में मेरा ख्याल है 50-55 लाख का, पता नहीं कितना परसेंट ऑफ इस पोर्टफोलियो था, 82 लाख सुना था मैंने। हाँ कुछ ऐसे ही सुना मैंने भी, मैं एग्जैक्ट इस समय आंकड़ा नहीं याद, इतने का इन्होंने मुनाफा इसमें दर्ज किया है। तो राहुल गांधी भैया एक विचित्र प्राणी है, एक तरफ गाली दे रहे हैं, एक तरफ प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये विचित्र प्राणी है ही है। प्लस साथ में बोल रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे और हिमाचल में बढ़ा दिए 5 रुपए। अब किसी ने बढ़ाए हो या ना बढ़ाए हो, सबसे पहले हिमाचल में बढ़ा दिए। अच्छा, और एक कमाल की चीज, जब जब एक्साइज कट हुआ है सर पिछले चंद वर्षों में, जब जब हुआ है, हालांकि और होना चाहिए, ये मेरा भी मत है इस पे, जब जब हुआ है इन्होंने वैट बढ़ा दिया अपने अपने राज्यों में। जिन जिन राज्यों में विपक्ष थी उसने वैट बढ़ा दिया है। और वैट सबसे ज्यादा इस समय कहाँ कहाँ है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक तेलंगाना में है और शायद हिमाचल में है। तो ये बड़ा कमाल का हमारा विपक्ष है। ऐसा विपक्ष अगर हो तो बीजेपी को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी का मानना है भाई जब ऐसा विपक्ष है। एक्सेप्ट इन बंगाल, क्योंकि ममता दीदी ने एक एक वोट की मैपिंग कर रखी है, एक एक वोट हाँ मैप्ड है, ये तो मानना पड़ेगा साहब जी। जी इस जी तरह की जी। मैपिंग कहीं नहीं है जैसी ममता दीदी की, लेकिन उसके बाद भी हम्म। एसआईआर ने सारा गणित गड़बड़ा दिया। अच्छा, वो गड़बड़ाया तो है, पर आपको क्या लग रहा है, विल इट बी इनफ फॉर अ चेंज इन गवर्नमेंट देयर सर? मैं तो आपको दो चीज आंकड़े बता देता हूँ, क्योंकि वो दो जी। स्टैट्स किसी भी ओपिनियन पोल में मुझको रिफ्लेक्ट होते दिख नहीं रहे। हम्म हालांकि ओपिनियन पोल जो है वो वेस्ट बंगाल में ममता जी को क्लियर दिखा रहे हैं, हम्म हम्म, सरप्राइजिंगली तमिलनाडु में डीएमके को पीछे भी दिखा रहे हैं कुछ हम्म, अधिकतर पोल्स, और केरला में यूडीएफ को बिल्कुल पीछे दिखा रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब राहुल गांधी का अभी भी कोई स्कोप नहीं। लेकिन हम्म ममता दी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बाकी सब जगह क्या होता है, जो एएसडीडी जिसको बोलते हैं, एसआईआर में बेसिकली क्लीनिंग एएसडीडी की होती है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एंड डेड। तो जो एएसडीडी की क्लीनिंग हो जाती है तो उससे इलेक्टोरल रोल क्लीन हो जाता है, उसका जो है वो डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है, न्यूमरेटर मोर और लेस वही रहता है, तो टर्नआउट जो है वो बढ़ जाता हम्म, है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में अलग ही सिस्टम है, वहां पे ये सारे एएसडीडी जो है इनके वोट पड़ते जी जी। मैसिव टर्नआउट, मैसिव हैं। परसेंटेज। 82.3% टर्नआउट इन 2021। या या इट्स नॉट पॉसिबल भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। पूरे स्टेट में, मतलब ये साउथ 24 परगनास वगैरह में, मतलब रूटीन में 90% ज्यादातर है, एंड बस अर्बन बाय द वे, एरियाज में। एक अच्छा, एक छोटी सी बात इस कलकत्ता पे। में, कलकत्ता में वोट देने नहीं देते इस पे पिछली बार जब वहां। ये हुआ था सर, एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं फिर आप जरा करिएगा, 2021 पीक कोविड में था ये टर्नआउट। तो तब ये बोला था शुभेंदु अधिकारी और इन सब ने कि इट इज अस्टॉनिशिंग, ये पॉसिबल नहीं है ऐसा वोटर टर्नआउट। पीक कोविड चल रहा था, आपको याद होगा, सेकेंड वेव का, जिसमें लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा टर्नआउट हो सकता है संभवतः। उसमें 82% टर्नआउट था, अप्रैल 2021 की हम बात कर रहे हैं जी। तो सारी चीज जो है, मतलब ये तो वहां के जो लोग बताते हैं जो वहाँ डीपली इन्वॉल्व है, तो ये
ASDD कुछ होता ही नहीं है। वहां का तो स्टैंडिंग जोक ये है कि भाई हर व्यक्ति अपने मृत पूर्वजों से चुनाव के दिन भेंट कर सकता है। भेंट कर सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए तो शुरू में तो इनके भी विरोध में थी। बंगाल में SIR के पहले, SIR के बाद तो कम हो जाएगा, SIR के पहले बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60 to 65% वोटर है। बंगाल में यही फिगर 73% था। आप वर्कआउट कर लीजिए, उसी से समझ में आ जाता है जी। और अब ये जो 12-13% कम हुआ है, इसका अगर आप वर्कआउट करें तो एवरेज जो है अगर 80 लाख भी मान लें, हालांकि कई लोग जो है वो मुझसे डिफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए तो 90 तक जाएगा। मैं 80 मान लेता हूँ कि 80 लाख जो है वो डिलीट हो गए टोटल। 80 लाख का पर कंस्टिट्यूंसी एवरेज 27,000 आता है। और विनिंग मार्जिन पर कंस्टिट्यूंसी 2021 में था 26,794, 26,794। यानी जो पिछली बार का टोटल विनिंग मार्जिन था उससे ज्यादा से ये SIR में कट रहे हैं। फिर ये जो 10% दिखाई पड़ता है ना, वो 10% क्यों है? क्योंकि 10% इसलिए है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज वेयर तृणमूल इज विनिंग बाय ह्यूज मार्जिन्स, ह्यूज मार्जिन। मैंने उसका स्टडी किया तो देखा कि तृणमूल का जो एवरेज विनिंग पोजीशन है वो है 33,000 प्लस। और बीजेपी का जो एवरेज विनिंग है, जो उनकी जो 77 कंस्टिट्यूएंसी जो उन्होंने जीती थी, वो है 14,009। ओके। 14,000 प्लस 31,000। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए भी है कि जहां वो जीत रहे हैं वहां दे आर विनिंग बिग। देन आई टुक अनदर सैंपल, ऐसे कि भाई ये कह रहे हैं कि ASDD ये हम मान लेते हैं क्योंकि इतना एनेक्डोटल क्या है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एनेक्डोटल एविडेंस है कि भाई ASDD का तो वोट वहां पड़ता ही पड़ता है। 100% जो है। और जगहों पे नहीं होता, या होता है तो बहुत नेग्लिजिबल या इतना होता है मैनेजेबल टाइप का कोई थोड़ा बहुत। इसीलिए दूसरी जगहों पे कहीं पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखा। यही तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि भाई 12 जगहों पे SIR हुआ है, खाली बंगाल में ही क्यों प्रॉब्लम? वो भी मुख्यमंत्री आ गई कोर्ट में। द डेस्परेशन क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, मुख्यमंत्री आ गई। तो अगर भाई ASDD अगर पढ़ते हैं और एवरेज 27,000 है ASDD का, तो चलो मान लेते हैं कि भाई इसमें से 70%, लोग तो कह रहे हैं 90% प्लस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 70%, इसमें से 70% वोट जो है वो तृणमूल का था, तो वो 19,000 आता है फिर 70% पे। और 19,000 प्लस विक्ट्रीज जो थी वो केवल 48 थी। लेकिन उस 48 में भी साहब कोई 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी तो लाख से ऊपर से जीती हुई। इमेजिन असेंबली constituencies being won by over 1 lakh votes। बट एक सर इसमें एक कैविएट है इसमें। एक चीज और बता दूं बस, जी एक जी चीज जी और जी बता दूं जी। कि जो इनकी जो टॉप आउट ऑफ देयर 213 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इन्होंने जीती थी, उनमें से जो टॉप 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें इनका जो एवरेज था वो 46 to 48,000 वोट था। मतलब करीब 48 लाख वोट जो थे उनके, टोटल 58 लाख की लीड थी, उसमें से 48 लाख 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे। अच्छा। और बाकी जो 112 हैं उसमें हालत खराब थी। और 10,000 से नीचे की कंस्टिट्यूंसीज जो थी वो भी 110-112 करीब है। तो इसलिए घबराई हुई है ये। घबराई तो हुई है, घबराई तो ये 100% है।
जो सर आपने बताया ना 80 लाख को आपने डिवाइड किया है पूरे पे ना 294 294। हाँ, तो ये तो चलिए आपने एक यूनिफॉर्म ले लिया, बट इसमें जो सबसे ज्यादा घटे होंगे वो तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मैसिवली घटे होंगे ना। नहीं, अभी जो एग्जाम्पल जैसे मैं देख रहा था, एक एग्जाम्पल है वो चौरंगी की कॉन्स्टिट्यूंसीज का। हम्म तो चौरंगी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट पता चला कि कोई कोई 30% से ऊपर कमी हो गई। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर इनका जो जहां पे शी इज वन वेरी बिग, अगर वहां कम होता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो फिर जो ये 26,000 27,000 वाला आंकड़ा है सर, फिर वो बीजेपी के लिए बहुत बहुत सेटिस्फाइंग आंकड़ा नहीं है कि अगर हम 26,000 वोट से हारे थे ऑन सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं, तो मैं 27,000 पर आपको बताता रिकॉर्ड हूँ है। क्यों 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 दिक्कत क्या है उसमें। जी। क्योंकि जो ये जो ग्रेटर कलकत्ता की जो 115 सीटें हैं लगभग, हम्म ग्रेटर कलकत्ता का मतलब होता है आपका नॉर्थ और साउथ 24 परगना, जी 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 33 एंड 31, 64। और फिर आपके 11 सीटें आपके हैं वो सीएमसी के, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 11 सीटें होंगी। कितनी होगी? 64 और 11 75 हो गए। 75 होगी। फिर हावड़ा एंड हुगली, ये 16-16 सीटें। 107 ये सीटें हो गई। ये 107 सीटें हैं। फिर इसी में कुछ सीटें जो है वो नदिया जिले की भी आ जाती हैं। टोटल 115 सीट्स ग्रेटर कोलकाता में मानी जाती हैं। उसमें से 90 सीट्स जीती थी इन्होंने। हम्म टीएमसी ने। हाँ और ये जो 90 सीट्स जीती थी, इनमें से अधिकतर सीटें जो थी वो इतनी लार्ज मार्जिन से नहीं थी। लार्ज मार्जिन वाली सीटें तो इनकी मालदा मुर्शिदाबाद में थी। तो जो कम हुए हैं वो मालदा मुर्शिदाबाद में ही ज्यादा हुए होंगे ना सर। जो मेजरली कम नहीं हुए नहीं नहीं होंगे नहीं नहीं, ग्रेटर नॉट कलकत्ता में नेसेसरली। हुए हैं काफी। कोलकाता में बहुत हुए। तो 27,000 आ जाएगा मतलब आपके हिसाब से पर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग। अभी उसका और रिफाइनमेंट कर रहे हैं, धीरे 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 रिफाइनमेंट धीरे। आएगा। और उसको करना है, लेकिन जो ब्रॉड इंडिकेटर है, ब्रॉड दिस इज इंडिकेटर में दी। तो शी इज रैटल्ड। हाँ हाँ, शी इज 100% रैटल्ड। आज बाय द वे ये भी, ये वाले प्लेयर्स को आप कैसे देखते हैं सर? ये जो हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलके 180 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं, और उन्होंने आज इल्जाम क्या लगाया, बड़ा कमाल का लगाया हुमायूं कबीर ने। कहा ममता इज एंटी मुस्लिम एंड प्रो हिंदू। वो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं, दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं मुसलमानों की जमीन पर। तो ही सेड कि भाई ये तो मतलब ये तो कमाल हो गया बिल्कुल, शी इज प्रो हिंदू। ऐसा ऐसा इल्जाम लगा दिया, और बकायदा इस पे बहुत बोला है उसने। तो 180 सीटों पे लड़ रहा है वो, कितना काटेगा सर वो वोट कितना कटेगा आपके हिसाब से? वो वही वाली बात हुई। देखिए, अगर कोई भी लड़ता है ना, और आपके उसके हम्म सिंबल लेके या एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो 2-4 हजार वोट तो काट ही देता है ना। हम्म तो 2-4 हजार वोट जो है, यू कैन बिकम क्रिटिकल इन अ पोस्ट या एसआईआर या सिनेरियो। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आई थिंक जहाँ इट विल पर बी अ क्रिटिकल फैक्टर। 8,000 विद इन 8,000 की सीट्स जो है इनकी, वो 80 से ऊपर है। 88 वही सीट्स आई थिंक। हम्म So there it becomes critical. यस यस यस, दिस इज अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग। हुमायूं कबीर एंड ओवैसी फाइटिंग 180 सीट पे, वो भी। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज इन्होंने करी है। ममता जी पैनिक मोड में तो है ही, उनके समझ नहीं आ रहा कहाँ का वोट बैलेंस करें भाई। शुड आई मैं मतलब एक नए मूल्य से भी ज्यादा प्याज खाऊं, या फिर मैं अब फिर अब उनका जरा वो बहिर्गतों वाला भी नहीं चल रहा है। तो बहिर्गतों की जैसी हाँ बात आती है, लोग यूसुफ पठान को ले आते हैं। हाँ शत्रुघ्न सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद। तो अब तो इनका कुछ चल वल नहीं रहा इधर, बट विक्टिम कार्ड बहुत बढ़िया खेल रही है सर। तो आज एक आर्टिकल है शायद इंडियन एक्सप्रेस में है कि अब स्ट्रीट फाइटर नहीं है, दीदी बन गई है कुछ दिनों के लिए। अच्छा। शी इज प्लेइंग द दीदी कार्ड नाउ, कि मैं आपकी दीदी हूं, मैं आपकी हूं, और मेरे साथ बुरा हो रहा है, इन्होंने सब छीन लिया है, पूरा तंत्र इनके हाथ में है। और नाउ शी इज प्लेइंग द बेचारी कार्ड बहुत तगड़े से। तो इफ द चलेगा नहीं, बेचारी वो तो कार्ड लोग क्लिक्स। लोग बेचारी से डरते नहीं है फिर। हाँ हाँ हाँ
इट्स टू लेट इन द डे। प्लस एक और हम्म। सर चीज आ रही है कि अभिषेक बैनर्जी एंड ममता बनर्जी आर ऑल्सो नॉट दैट मच ऑन द सेम पेज। ये भी बहुत आ रहा है इधर। That won't make much of a difference क्योंकि अभिषेक has his own हम्म area of influence, वो डायमंड हार्बर एंड उसके नीचे वाला वो हम्म। आपका So, मथुरापुर Abhishek और is नहीं, जयनगर। Abhishek is not very happy with the candidates. In fact, he wants कि IPAC का काफी influence रहे, and Mamta has never been too happy with IPAC। दोनों ने आपस में कर लिया एक, चलो कि भाई साथ चलेंगे, बट ममता has never been a big fan of IPAC। वो पहुंच जरूर गई वहां जब ईडी अफसर थे, बट अभिषेक भी कोई बहुत खुश नहीं है इस चीज से, इसलिए थोड़ा डिवाइडेड हाउस है। बट जो सर्वे था, CNN का एक सर्वे आया सर, उसमें आया है कि बीजेपी इज अ डिवाइडेड हाउस। उसमें आया है 19 या 20% हैव सेड कि आपस में बनती नहीं है कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट से इतना वो नहीं है। तो ज्यादा डिवाइडेड हाउस कौन सा आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी का हाउस या बीजेपी का हाउस इन दैट सेंस इन बंगाल? बीजेपी भी डिवाइडेड तो नहीं दिख रहा है इस बार बिल्कुल ही। पिछली हम्म बार तो बहुत ज्यादा आपस में था तमाशा। हम्म दे चोज अ रॉन्ग स्टेट इन चार्ज। विजय वर्गीय ने बहुत गड़बड़ किया, पैसे वैसे की बहुत शिकायतें थी। जी तो जी पूरा जी। होलसेल इन्होंने जो है वो 22-25 तो हम्म मुसलमान ही कैंडिडेट दे दिए थे। उसी से हाँ जो थोड़े बहुत जो हिंदुत्ववादी थे वो मिस हो गए थे। हम्म। तो दिस टाइम प्लस 2 फेजेस, ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है 2 फेजेस में होना। जो एक मोबिलाइजेशन वाली आप बात करते हैं ममता बनर्जी का, मैपिंग वाले, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा 2 फेज में करना यस या। यस यस। वो मतलब और भी तो काम किया है ना इन्होंने। हम्म इन्होंने जो 6 सूत्री मंत्र दिया है पूरे सिस्टम को, ईसीआई ने। उन्होंने कहा कि भाई कमाल है। नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, हम्म नो इंड्यूसमेंट, नो छापा, नो हम्म बूथ जैमिंग। या हम्म और जो सबसे जो एक नई चीज लाए हैं वो लाए हैं नो सोर्स जैमिंग। हम्म सोर्स जैमिंग का मतलब ये है कि जिस वोटर को घर से नहीं निकलने दिया जाता है, वोटर दैट सप्रेशन, इज हाँ। वो जो है वो सोर्स जैमिंग है। तो सोर्स जैमिंग में अगर आप सोर्स जैमिंग कहाँ कहीं लगती है, अच्छा ये और कहा है कि रीपोल आप लिबरली रिकमेंड कीजिए। हम्म। ये जो 6 मंत्र हैं इनके ऊपर हम्म आपको कहीं से भी कोई लगता है तो ये लिबरली रिकमेंड रीपोल्स। ये और हम्म इंस्ट्रक्शन है आरओस को और डीईओस को, ऑब्जर्वर्स को। तो ये भी है दिक्कत। ममता दीदी को भी पता तो चली गया ना कि साहब किस तरह का है, तो शी हैज टू बी केयरफुल कि रीपोल नहीं हो जाए। पहले तो ईसीआई ये देखता था कि साहब रीपोल ज्यादा नहीं हो, एक भी रीपोल नहीं होता था तो उसको अचीवमेंट मान के अपनी पीठ थपथपाते थे। जबकि आप याद करें शेषन ने अपना जो सारा टेरर था वो जी। रीपोल से और काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शन से ही क्रिएट किया था। मैं महिला वोट बहुत क्रूशल है सर। मुस्लिम महिला, मुस्लिम M² जो बात करी जा रही है टीएमसी की, महिला का वोट आप कैसे देखते हैं? बिकॉज संदेश देखिए गौरी। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट दिस फिलॉसफी हम्म कि महिला का वोट पुरुष से अलग पड़ता है। ओके। भारत में फैमिलीज जो हैं वो मैं कहूँगा 99% एक मत होके वोट डालती है। कोई इक्की ओके। दुक्की आप 1% 2% फेमिनिस्ट निकाल दें तो उसके अलावा। हम्म अब इसमें यह है कि बंगाली जो सोसाइटी है उसमें महिला हैज अ लार्ज प्रेजेंस इन द फैमिली। मेट्रियार्क होता है, हाँ। मतलब महिला की जो वॉइस है दैट काउंट्स इन द फैमिली। या सो शी कुड इन्फ्लुएंस, राइट? वही मतलब तो इसको। शी कुड इन्फ्लुएंस बट या ये जो इन्होंने जो है ना ये बीच में ये सारी की सारी जो महिला विरोधी कार्यक्रम हुए हैं ना इनके,
वही मैं कह जो रहा हूँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। जिधर रेप्स एंड वायलेंस एंड आरजी थिंग्स कौर, that आरजी happened. कौर। हम्म, तो that may not be such a big factor. एंड अच्छा, ऑल्सो दूसरी चीज मतलब ये लोग कंपेयर भी करते हैं ना, इनकी जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या पॉल्ट्री, छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, कुछ है, पैसे है ही नहीं स्टेट के पास, क्या करेगी? नहीं, एंड आई थिंक वहाँ की महिलाएं ओनली दिस थिंग टाइम इज आई विल हैव टू चूज सी कि भाई डिग्निटी। हाउ वेयर कोलकाता गोज, क्योंकि कलकत्ता में there's very large presence of non-Bengalis, and they have them mapped and they don't let them vote. इस बार ग्राउंड गेम पे है वो बहुत वो क्रूशल। वो कैसे जाता है? क्योंकि इस बार इन्होंने किया तो है, लार्ज सोसाइटीज में इन्होंने बूथ्स बनवा दिए। तो उससे दो चीज हो गई, एक तो ये है कि पहले क्या था कि ये इन सबके वोट डालने नहीं देते थे, खुद डाले जाते थे जाके। हाँ, हाँ। तो अब अगर मान लीजिए वो डर के मारे अभी भी नहीं डाले, तो कम से कम दूसरे इनके वोट नहीं डाल पाएंगे आके अंदर सोसाइटी में। ये समस्या हो गई। जी, जी, जी। आरएसएस तो का बहुत भी सारी सर क्या चीजें रहेगा? हैं, थिंग्स आरएसएस आर का वर्किंग कैसे आउट। देखते हैं? आरएसएस हाउ इन्वॉल्व्ड वुड इट बी ग्राउंड गेम में, कैसा रहेगा? दे हैव बीन एट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी पहले से उनको डिप्लॉय कर दिया गया था। बट उनकी बहुत इमीडिएटली इंटिमिडेशन हुई है, उनकी इमीडिएटली बहुत। आफ्टर महाराष्ट्र उनको भेज दिया गया था बंगाल में। तो दे हैव बीन वर्किंग क्वाइटली, तो वैसे भी क्वाइटली करते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो चुपचाप कम्युनिटीज में जाके, चुपचाप फैमिलीज में जाके करते हैं, उनकी अलग ही स्टाइल है। इट्स ऑल्सो वेरी पर्सनल। ये जो बंगाल में जो आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए हैं और उनका जो विछंट हुआ है यहाँ पर, इतना गंदा पिछले कुछ वर्षों में कहीं पे भी नहीं हुआ है। मैं उस दिन रतन शारदा जी से बात कर रहा था, और भी आरएसएस के लोग थे, वो कहते हैं इतने साथी मारे गए हैं वहां पे, इतना कुछ हुआ है वहां, तो उनमें भी भाई एक जोश होना चाहिए, आई थिंक, एंड होगा कि भाई ये सरकार उखाड़ के फेंकी जाए ममता की, बिकॉज ये नाउ और नेवर है सर, ये डू और डाई एज इट गेट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। तो हमारा पूरा इधर का बॉर्डर सुरक्षा से रिलेटेड, लैंड नहीं दी इन्होंने बीएसएफ फोर्स के लिए, कोर्ट ने इनको डांट दिया, कोर्ट तो डांट डांट के इनको थक चुका है। एंड बीजेपी के पास भी एक बहाना रहा है, भाई हमने हटाई नहीं इनकी सरकार, हम चुनाव से हटाएं, तो भाई अब चुनाव आ गए, तो जो नहीं किया वो नहीं किया, चुनाव में हराओ भाई इनको। इलेक्शन कमीशन ने भी काम कर दिया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी। हालांकि मैं इनकी इस फिलॉसफी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं क्योंकि करता, बट अब तो आ गए आपका हैं चुनाव। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको डायरेक्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल दे अब रखा है, बहुत। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में आपकी जिम्मेदारी है। 355 क्या है? जी, जी, जी। उसको आप जो है वो चुनाव को उससे ऊपर रखते हो, यू आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। 100%, 100%, बट नाउ दैट द इलेक्शन हैज कम, भाई डिफीट देम। वो तो आपने नहीं किया, दैट इज टोटल कायरता, जो पिछले 3-4 साल में आपने नहीं किया, राइट आफ्टर 2021 का पोस्टपोल वायलेंस, टू बी ऑनेस्ट। बट अब तो चुनाव सर पे है, अब भाई हराओ इनको। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, एसआईआर भी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने भी काफी सेफगार्ड्स इन प्लेस किए, नाउ विन इट, दैट्स ऑल वी कैन होप फॉर भाई। करेक्ट। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और करण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।